गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल उत्कर्ष नर्सिंग लाइव क्लासेज में। फ्रेंड्स, आज के लिए आपकी सबसे हैप्पी न्यूज़ रहने वाली है कि दिल्ली एम्स ने एक बहुत ही बड़ी वैकेंसी निकाली है जो कि कंबाइंड एम्स है। वो एक टेस्ट के थ्रू इस वैकेंसी को कंप्लीट करने वाला है। उस टेस्ट का नाम होगा आपका नोरसेट टेस्ट। ठीक है, तो इसके बारे में आप ध्यान से सुनना, बहुत बड़ी वैकेंसी है। एंड इस वैकेंसी के अंदर इस वैकेंसी में आपकी जो पोस्ट रहने वाली हैं वो आपकी जो पोस्ट रहेंगी 3803 पोस्ट हैं। मतलब कि लगभग 3800 पोस्ट इस वैकेंसी के अंदर। सो अब तक की सबसे बड़ी वैकेंसी है दिल्ली एम्स जो करवा रहा है इसको। एंड इसके अंदर ये जो आपका कंबाइंड एम्स तो उसके बाद ही वैकेंसी आई है। लेकिन इस एम्स ने क्या किया है, एक नया रूल फॉलो किया है कि अब यहाँ पे जो सिलेक्शन होंगे, जो सिलेक्शन रेशियो होगा वो एक नोरसेट टेस्ट होता है, उस टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें सिलेक्शन रहेगा। नोरसेट टेस्ट, इस नोरसेट टेस्ट का मतलब समझ लीजिए कि इस टेस्ट को आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। ठीक है, जो कि 1 सितंबर को लगने वाला है। इस नोरसेट टेस्ट की डेट क्या है, 1 सितंबर। इस टेस्ट को आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। देन इसके बाद आपको एम्स अलॉट होंगे आपके इस टेस्ट के स्कोर के अकॉर्डिंग। तो पूरी डिटेल्स हम इस पीडीएफ में देने वाले हैं आपको क्या करना है, कैसे फॉर्म अप्लाई करना है, ठीक है, एंड कैसे आपको फीस सबमिट करनी है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स है, ये सब हम इसमें डिस्कस करेंगे। सो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड शेयर कर दीजिएगा आपको जो भी ग्रुप्स हैं। इस वैकेंसी के बारे में हम फुल डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिएगा, इस वैकेंसी के अंदर आपका नोरसेट टेस्ट लगेगा। ठीक है, इस नोरसेट टेस्ट का मतलब क्या होता है, पूरे इस पीडीएफ में दे रखा है। जो इस वैकेंसी को अगर आप इस जॉब को क्वालिफाई कर लेते हैं इस वैकेंसी के अंदर, तो आपका जो सैलरी रहेगा उसका जो बेसिक पे है वो आपका रहेगा 9300 टू 34,800, जिसके अंदर ग्रेड पे मिलता है 4600 एंड 7th पे स्केल होता है। तो लगभग आपकी सैलरी होती है 70,000 के आसपास इसके अंदर सैलरी बनती है। ठीक है, इसको जोन में डिवाइड कर रखा है, अलग से कभी वीडियो बनाएंगे। अलग अलग जोन के अलग अलग सैलरी है, दिल्ली एम्स में ज़्यादा है। ठीक है, सो यहाँ के लिए आपको नोरसेट टेस्ट क्वालिफाई करना पड़ेगा। ठीक है ना, देखिए इसमें दे रखा है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर अपीयरिंग नोरसेट। ठीक है ना, देन इसके बाद में आपको क्या करना है कि इसके अंदर जो क्वालिफिकेशन है वो क्या क्या है। तो क्वालिफिकेशन के लिए देख लीजिए आप, जो बीएससी नर्सिंग, जिन स्टूडेंट ने बीएससी नर्सिंग कर रखी है उनको क्या करना है, उनको बीएससी नर्सिंग वाले स्टूडेंट को कोई भी एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट को नो एक्सपीरियंस, ठीक है, वो फ्रेशर लगा सकते हैं, बट आपको रजिस्ट्रेशन नंबर नेसेसरी है। ठीक है, जब आपका सिलेक्शन होगा तो ये सब चीज़ें चाहिएंगी। जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो रजिस्ट्रेशन नंबर आपको नेसेसरी है इसके अंदर, तो ध्यान से सुन लेना। एंड आपके देखिए लिख रखा है कि रजिस्टर्ड नर्स एज मिडवाइफ विद स्टेट एंड आईएनसी। तो आपके पास आईएनसी का सर्टिफिकेट होना भी जरूरी है एंड जिस स्टेट से आप नर्सिंग कर रखी है वो सर्टिफिकेट, दोनों चाहते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के अंदर। ठीक है, तो ये बीएससी स्टूडेंट के लिए है, कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। एंड जीएनएम स्टूडेंट हैं, उनको क्या करना है, जीएनएम स्टूडेंट को देखिएगा डिप्लोमा जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी फ्रॉम आईएनसी, तो उनको डिप्लोमा होना चाहिए जीएनएम स्टूडेंट्स के पास में। एंड रजिस्टर्ड नर्स मिडवाइफ मतलब आईएनसी सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। और उनको 2 ईयर एक्सपीरियंस चाहिए। कितना चाहिए, 2 ईयर एक्सपीरियंस चाहिए। एंड उनको जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो उनसे सैलरी स्लिप भी मांगता है, सैलरी स्लिप्स भी ली जाती है। और जो हॉस्पिटल का जो एक्सपीरियंस है, कम से कम 50 बेडेड हॉस्पिटल होना चाहिए, वो 50 बेडेड हॉस्पिटल होना चाहिए। तो ये जीएनएम स्टूडेंट के लिए है। ठीक है, 2 ईयर एक्सपीरियंस कंपलसरी है, तो इसको आपको लेना है जिस भी आप जगह काम कर रहे हो हॉस्पिटल में, सो आपको वहाँ से लेना पड़ेगा। एंड इसके अंदर जो एज लिमिट है, इस टोटल वैकेंसी के अंदर जो एज लिमिट है, रिलैक्सेशन कैसे मिलेंगे, तो इसके अंदर आप 18 से 30 साल तक के स्टूडेंट इस वैकेंसी में लगा सकते हैं। तो जनरल के लिए तो कोई एज रिलैक्सेशन नहीं होता है जनरल स्टूडेंट्स के लिए। बाकी फिर जो कैटेगरी, जो रिजर्व कैटेगरी है, उनको अलग अलग इसमें रिलैक्सेशन दे रखा है, जो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। देन देखिएगा, ऑल एज शैल बी काउंटेड ऑन द लास्ट डेट ऑफ क्लोजिंग एप्लीकेशन। मतलब कि क्या होगा, इस एप्लीकेशन में जो आपकी एज को काउंट किया जाएगा, जो एप्लीकेशन फॉर्म उसकी लास्ट डेट को देखते हुए आपकी एज काउंट की जाएगी। मतलब कि आप इस एज के अंदर आपकी लास्ट डेट के इस जो फॉर्म है इस एज के अंडर होनी चाहिए आप इस फॉर्म के लास्ट डेट तक। अगर आप इससे ओवर एज हो गए तो भी फॉर्म नहीं लगा सकते, इससे लेस देन है तब भी नहीं लगा सकते। ठीक है,
और अब देखते हैं इसके अंदर जो एप्लीकेशन फीस रहने वाली है वो कितनी रहेगी। तो जनरल कैंडिडेट या ओबीसी कैंडिडेट के लिए 1500 रुपये रहेगी फीस, ठीक है। जो SC ST एंड EWS कैंडिडेट है उनके लिए 1200 रुपये रहेगी, एंड जो PWD कैंडिडेट है उनके लिए कोई भी फीस नहीं है। ओके, सो ये भी आप ध्यान रखना फीस कितनी रहने वाली है। एंड आपको क्या करना है, किसी भी साइबर कैफे पे चले जाना है, साइबर कैफे पे, या फिर अगर आप करो तो आपको क्या करना है, डेबिट कार्ड से पेमेंट करना है, क्रेडिट कार्ड होना चाहिए, नेट बैंकिंग होनी चाहिए। तो आप इनके थ्रू पेमेंट कर सकते हैं, या फिर आप सीधा अच्छा सिंपल सा वे है, आप जाना साइबर कैफे या मित्र के पास में, वहाँ पे जाकर फॉर्म अप्लाई कर देना। सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है कि इसका जो एग्जाम डेट है वो फाइनल हो चुका है। फर्स्ट टाइम है जो दिल्ली एम्स है ऑलवेज 15 सितंबर को एग्जाम करवाता है, लेकिन इस बार ये है जो 1 सितंबर को ये टेस्ट करवाएगा। मतलब कि डेट ऑफ जो ऑनलाइन है इंपॉर्टेंट थिंग है, कब करवानी है, 1 सितंबर को। सो आज हो गई है आपकी 6, आपके पास टाइम नहीं है, ओनली आपके पास 25 to 26 डेज रिमेनिंग है। सो इंपॉर्टेंट थिंग है, आपको MSN पीडियाट्रिक फंडामेंटल, ठीक है, ओबीसी, इन पे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करना है। सिलेबस की अभी बात करेंगे तो MSN आपकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी इस एग्जाम के अंदर, ठीक है। सो 1 सितंबर को इसका टेस्ट है, आपके पास टाइम नहीं है बिल्कुल भी। सो तैयारी जो स्टूडेंट कर रहे हैं अपनी प्रिपरेशन के अंदर रिवाइज करना शुरू कर दें। और देखिए और क्या इसके अंदर, देन अब आता है इसके अंदर की जो जनरल कंडीशन, मतलब कि इसमें क्या क्या आपकी जो लास्ट डेट क्या रहने वाली है, कब से इस फॉर्म स्टार्ट होंगे। सो इसके फॉर्म हैं, देखो ऑनलाइन फॉर्म भरे जा रहे हैं। सबसे फर्स्ट थिंग इसमें ऑनलाइन फॉर्म फिलअप होंगे, ठीक है। एंड इसके फॉर्म स्टार्ट हो गए, कल से इसके फॉर्म स्टार्ट हो चुके थे, मतलब नाइट से 5/8/2020 एंड लास्ट डेट इसकी 18/8, मतलब कि 18 अगस्त इसकी लास्ट डेट है। एंड लास्ट 5 बजे तक आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, उसके बाद आप एलिजिबल नहीं होगी इस फॉर्म को लगाने के लिए। तो मतलब टाइम भी नहीं है आपके पास में। सो आपके पास में जो डेज रिमेनिंग है इसके ओनली 13 डेज के अंदर आपको ये फॉर्म फिलअप करवाने होंगे, तो जल्दी से कर दीजिए। एंड अब आता है इसके अंदर जो नेक्स्ट है वो क्या करना है आपको, ये हम सब देख चुके हैं। इसके अंदर आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, ऑनलाइन है। एंड इसके अंदर आपको लास्ट डेट इसकी 18 तारीख है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है सभी को। और देखिए और क्या क्या रहने वाले इसके अंदर। हाँ, अब देखिएगा आपको क्या करना है, इसके लिए फॉर्म भरते समय आपके पास क्या क्या होना चाहिए, तो ध्यान से सुनना। आपके पास रिसेंटली वाइट बैकग्राउंड का फोटो होना चाहिए, रिसेंटली वाइट बैकग्राउंड में फोटो होना चाहिए, वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए फोटो के साथ, ठीक है, वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए। और क्या होना चाहिए आपके पास वो भी ध्यान से देखना। एंड जो आपका जो सिग्नेचर है वो होनी चाहिए, सिग्नेचर होनी चाहिए। एंड थंब इम्प्रेशन, मतलब आपका थंब, मोस्ट ऑफ टाइम लेफ्ट थंब लेता है ये, रेलियम्स होता है जो लेफ्ट थंब, तो आपको थंब होना चाहिए आपका एक, रिसेंटली इमेज होनी चाहिए, पासपोर्ट साइज फोटो होनी चाहिए वाइट बैकग्राउंड में, एंड आपको सिग्नेचर, ठीक है। और क्या करना है, डॉक्यूमेंट्स की भी मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ। तो डॉक्यूमेंट में देखो आपको क्या करना है, आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए, ठीक है। जब आप फॉर्म भरोगे आपके पास मार्कशीट होनी चाहिए, एक आईडी होनी चाहिए आपके पास में, ठीक है, वैलिड आईडी, फोटो होनी चाहिए, ठीक है। और आपकी जो आइडेंटिटी कार्ड होता है जिसके ऊपर फोटो होती है वो होनी चाहिए आपके पास में, ठीक है। और आपके जो ये सिग्नेचर एंड फोटो और आपका थंब, बाकी ये आपको साथ में रखने हैं, जाके डॉक्यूमेंट सब लेके जाना है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में सबके चाहिएंगे। एंड जो आपको मित्र वाला रजिस्ट्रेशन स्लिप दे उसको आपको रखना है अपने पास, क्योंकि वो जब चाहिएगी वो जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, ठीक है। तो देखिएगा अब इसमें तो ये आपको हो चुका है। आपको इसके अंदर आपको ये क्या करना है, ये 3 चीज़ आपको रखनी है, फोटो, थंब और आपका सिग्नेचर। यहाँ तक क्लियर है। देन कट ऑफ डेट होती है, कट ऑफ डेट तो मैंने बता दिया कि आपको लास्ट डेट काउंट की जाएगी आपको एज रिलैक्सेशन के लिए कि आप 18 तारीख से पहले इस एज के अंदर होनी चाहिए, ठीक है। 18 से 30 साल की एज की होनी चाहिए आपको उसी डेट के अंदर। अब जो एज रिलैक्सेशन है वो कैसे कैसे मिलेगा तो वो देख लीजिए आप। तो जो SC ST कैंडिडेट हैं उनको 5 साल, मतलब कि 35 एज तक वो फॉर्म लगा सकते हैं SC ST कैंडिडेट, ठीक है। 30 साल तो वैसे 5 साल उनको एक्स्ट्रा रिलैक्सेशन मिला है। एंड जो OBC कैंडिडेट हैं वो 33 साल तक ये फॉर्म लगा सकते हैं, 33 एज के जो पीपुल्स है वो फॉर्म लगा सकते हैं। एंड PWD कैंडिडेट हैं उनको 10 ईयर्स का रिलैक्सेशन मिला है, ठीक है। एंड जो PWD के अंदर OBC कैंडिडेट हैं उनको 13 ईयर का मिला है, मतलब कि ये तो जनरल भी लगा, जनरल के लिए है, ये OBC के लिए 13 ईयर्स। एंड जो SC ST माते उनको 15 ईयर्स। तो ऐसे एज रिलैक्सेशन मिलता है, मतलब आपको जो 18 से 30 साल है उसके एक्स्ट्रा में रिलैक्सेशन है, ठीक है। अब आता है इसके अंदर ये आपको नोट से टेस्ट लगेगा ही लगेगा,
बाकी ये एक्स सर्विसमैन का है, हमको इससे कुछ नहीं है। इसके अंदर वही दे रखे हैं जो एम्प्लॉय होते हैं उनको अलग अलग ओबीसी कैंडिडेट के अकॉर्डिंग देखो 5 साल, 8 साल और 15 साल का दे रखा है, जो एम्प्लॉय ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब में उनके लिए है। अब ध्यान से सुन लीजिए, जो स्टूडेंट रिजर्वेशन में है तो उनका सुन लीजिए आप। तो देखो जो SC ST OBC कैंडिडेट हैं उनको क्या करना है कि जो आपका जो सर्टिफिकेट है आपका सर्टिफिकेट, जैसे कि SC ST का तो चल जाएगा, लेकिन जो OBC कैंडिडेट हैं उसकी इसके अंदर वो मानी जाती है कि आपके पास 1 ईयर का होना चाहिए, ओनली 1 ईयर का मतलब न्यू होना चाहिए। एंड बनवाना है आपको सेंट्रल का सर्टिफिकेट बनवाना है, सेंट्रल का होना चाहिए, जो सर्टिफिकेट होगा वो सेंट्रल से बनवाना है, ठीक है। तो उसमें क्या है कि जो आपका सर्टिफिकेट है वो डेट सुन लीजिए किसके बीच में होना चाहिए, 1/4/2020 से, मतलब कि 1 अप्रैल 2020 से लेके 31/3/2021 इस डेट के बीच के अंदर आपका कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, इसी डेट का होना चाहिए। उसने मांगा है, उसने फुली मेंशन कर रखा है ये बात में, वो कौन से स्टूडेंट का होगा, NCL OBC कैंडिडेट के लिए होगा, ठीक है। और क्या करना है आपको, इसके अंदर देख लेना आप उस सर्टिफिकेट में ये ऐसा परफॉर्मा होता है, ये परफॉर्मा उसके अंदर मतलब कि वही दे रखा है जिस तरीके से आते हैं ये कास्ट सर्टिफिकेट, देख लो तो आपको उस परफॉर्मा आता है उसके अंदर ऑलरेडी। तो आपको कुछ नहीं करना है, ई-मित्र पे जाना है, फॉर्म अप्लाई करना है और इस डेट के अंदर आपका कास्ट सर्टिफिकेट होना है। अगर आपके पास है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप बनवा लीजिएगा, ठीक है। तो ये OBC NCL के ये। एंड EWS कैंडिडेट को भी क्या करना है, उनका सर्टिफिकेट होना चाहिए उनके पास, तभी वो फॉर्म लगा सकते हैं, वही परफॉर्मा दे रखा उन्होंने, ठीक है। सो अब आता है इसके अंदर नेक्स्ट वाला है, वो देख लीजिए आप। ये आपका हो गया EWS कैंडिडेट के लिए। EWS कैंडिडेट को सर्टिफिकेट चाहिए एंड जो PWD कैंडिडेट है उनको उसका सर्टिफिकेट होना जरूरी है उनके पास में, ठीक है गाइस। सो इस वैकेंसी के अंदर काफ़ी अच्छी पोस्ट है, फर्स्ट टाइम इतनी बड़ी वैकेंसी है ये, तो आप सभी को फॉर्म लगाना है। एंड जिन स्टूडेंट को डाउट्स इस वीडियो को देख लेना एंड अपने फ्रेंड्स को शेयर कर देना, इसमें पूरी डिटेल्स मैंने बता दी है आपको। अब देखिए कि जब आपको क्या करना है, जब इस एग्ज़ाम के अंदर आप क्वालिफाई हो जाते हो तो आपको क्या करना है उसके अंदर, ठीक है। तो आपको एक काम करना है कि कैंडिडेट हैं उनको अपना एडमिट कार्ड रखना है, ठीक है। तो सुन लो ध्यान से, सिलेक्शन होने के बाद क्या होगा, आपके पास अपना एडमिट कार्ड होना चाहिए, ठीक है, जो आपकी वेबसाइट पे मिल जाएगा आपको, ठीक है ना। ये एग्जाम होने के बाद की बात कर रहा हूँ ये तो। और फिर बाद में क्या होगा, आपके पास ओरिजिनल आपके जितने भी सर्टिफिकेट है, 10th की 12th की मार्कशीट, 10th + 12th की मार्कशीट होनी चाहिए आपके पास में, ठीक है। और जो आप जो टेस्ट दे रहे हो नॉरसेट का, उस टेस्ट का आपके पास सर्टिफिकेट आ जाएगा देने के बाद में, एंड उसी टेस्ट के बेसिस पे आपको वो मिलेंगी जो एम्स अलॉट होंगे, ठीक है ना। और क्या करना है, देखो डॉक्यूमेंट क्या क्या लेगा बाद में, और देखो कॉपी ऑफ डाउनलोडेड रजिस्ट्रेशन स्लिप, आपको रजिस्ट्रेशन स्लिप की कॉपी चाहिए, ठीक है। और क्या चाहिए, एडमिट कार्ड चाहिए, ठीक है। और आपका जो ऐसा सर्टिफिकेट जिसमें डेट ऑफ बर्थ हो, ऐसा सर्टिफिकेट जिसके अंदर डेट ऑफ बर्थ भी हो, ओके। तो देख लो, फर्स्ट तो आपको क्या करना है, एक आपका जो रजिस्ट्रेशन स्लिप होनी चाहिए, एडमिट कार्ड होना चाहिए, एक आपका जो 10th की मार्कशीट है, इसको 10th की मार्कशीट में सबकी डेट ऑफ बर्थ होती है, कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए जो इसने मांगा है, और जो भी स्टूडेंट रिजर्व है उनके लिए। एंड इसके अंदर जो आपका जो रिलैक्सेशन सर्टिफिकेट है, एज रिलैक्सेशन सर्टिफिकेट है, वो तो आप OBC सर्टिफिकेट को वैसे मिल जाता है, मतलब आपके पास जो कास्ट सर्टिफिकेट होगा वो ही आपके लिए वैलिड होगा, ठीक है। और क्या करना है आपको, जो स्टूडेंट GNA में उनको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट चाहिए अगर उनके पास है तो, और आपको INC का सर्टिफिकेट चाहिए, INC से जाके दिल्ली से बनवा लेना, वो भी मांगेगा क्योंकि कंबाइंड एम्स में उन्होंने लिया है कंपलसरी। एंड आपके पास स्टेट काउंसलिंग का सर्टिफिकेट होना चाहिए, और इन सब की आपको फोटोकॉपी करवानी है, सेल्फ अटेस्टेड रखनी है। आपको इस टेस्ट के बाद में डायरेक्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई करना है, ठीक है। तो आपको वहाँ से कॉल आ जाएगा या आपके पास मेल पर आ जाएगा सब नोटिस, तो ये आपको करना है, ठीक है गाइस। यहाँ तक क्लियर है सभी को। अगर कोई डाउट होता है पूछ सकते हैं आप, हमारे व्हाट्सअप नंबर दे रखे हैं, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे आपको हमारे व्हाट्सअप नंबर। और क्या करना है आपको, देखिएगा इस 15 नंबर के पॉइंट्स के अंदर इसने ये बात बोली है कि उन स्टूडेंट को बाद में सिलेक्शन के बाद में, देखो क्या दे रखा है, ध्यान से सुनना, बेस्ड ऑन डिक्लेरेशन मेड बाय कैंडिडेट ऑन देयर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म दे विल बी प्रोविजनली डिक्लेयर्ड एलिजिबल टू अपीयर फॉर ऑनलाइन CBT एग्जाम, ठीक है। देन क्या करना, उसके बाद में उन्होंने बोला है कि इस नॉरसेट टेस्ट को आपको फाइट करने के बाद में, देखो यहाँ से पढ़ो,
सिलेक्शन विल बी मेड इन ऑर्डर मेरिट एज पर नोरसेट स्कोर इन एनी एम्स, इसी स्कोर के बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा। क्वालिफाइड सिलेक्टेड कैंडिडेट सब्जेक्ट विल मल्टी स्टेज डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उनका फिर देन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। ऑनलाइन भी हो सकता है, ऑफलाइन भी हो सकता है। ऑनलाइन आपको उनकी मेल पे मंगवा लेंगे या फिर ऑफलाइन आपको वहाँ जाना पड़ेगा, ठीक है। देन उसके बाद में उन्होंने बता रखा है इफ़ एनी वन फाउंड नॉट फुलफिल प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन, अगर उनके अकॉर्डिंग आपके पास आपके डॉक्यूमेंट पूरे नहीं है तो आपको उस वैकेंसी से आपको उसके लिए आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, आप अपीयर नहीं होगे फिर उस सिलेक्शन के अंदर, ठीक है। तो देख लीजिए एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा, हमेशा यही रहता है एंड इस बार भी उन्होंने यही किया है, तो ध्यान से सुनना। 3 आवर्स का एग्जाम होगा, ठीक है, 3 घंटे मिलेंगे, 200 क्वेश्चन होंगे, 200 में से 180 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट क्वेश्चन होंगे एंड 20 क्वेश्चन आपके अलग होंगे, मतलब कि जनरल नॉलेज, एप्टीट्यूड, मैथ, जीके, रीजनिंग, ये सब कुछ आ जाएगा आपके, ठीक है। मेरे लिए इंपॉर्टेंट बात ये कह रहा हूँ आपको, MSN पढ़नी है आपको, ठीक है, एंड ये सब्जेक्ट सब पढ़ते हैं, लेकिन आपको देखो रिसर्च, स्टैटिक्स, मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, ठीक है, ये आपको जरूर से पढ़ने हैं क्योंकि ये आपके सिलेक्शन में रेशियो में आपको बहुत आगे लेके जाएंगे एंड ये मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि आप सिलेक्शन क्वालिफाई कर जाओगे अगर इनको भी आप पढ़ रखे हो तो, ठीक है गाइस। और क्या करना है आपको, ठीक है ना, और क्या करना है तो ये भी ध्यान में रखना आप लोग। इसके अंदर आप क्वालिफाई कब होगे ये भी सुन लीजिए। इसके अंदर अगर आप जिन स्टूडेंट को रिजर्व स्टूडेंट हैं उनके अंदर देखो, जनरल को तो चाहिए 50% मार्क्स क्वालिफाई करने के लिए, जनरल को चाहिए 50% मार्क्स, ओबीसी कैंडिडेट हैं तो उनको 45% मार्क्स, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट तो 40%, SC ST PWD हैं तो उनको 35%, ठीक है ना। तो ये देख लीजिए क्वालिफाई मार्क्स है इनके अंदर 40%, देख लो यहाँ पे जो स्टूडेंट को जो स्टूडेंट रिजर्व नहीं है तो UR एंड EWS को 50% चाहिए, OBC के लिए 45%, SC ST 40%, ठीक है, एंड PWD कैंडिडेट हैं तो उनको रिलैक्सेशन मिल चुका है, OBC में 40%, SC ST में 35%, मतलब 5% रिलैक्सेशन मिल जाएगा जितना आपका क्राइटेरिया होता है उसके अकॉर्डिंग। देन इसके बाद में क्या करना है आपको, देखो सिलेबस में इसके अंदर बता रखा है इसने, द सिलेबस विल बी अकॉर्डेंस एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस एज मेंशन एलिजिबिलिटी सेक्शन। सिलेबस आपको जो बताया वही रहेगा एंड नोट्स टेस्ट इसमें लगेगा, कंपलसरी है। और सुन लीजिए आपको अगर आपके नेगेटिव मार्किंग इसमें रहेगी, 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहेगी। सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट थिंग ये है, नेगेटिव मत करना बिल्कुल, वरना बहुत पीछे चले जाओगे, ठीक है ना। तो नेगेटिव बिल्कुल नहीं करनी है आपको। एंड देखिए इन केस अगर 2 स्टूडेंट के सेम मार्क्स आ जाते हैं, 2 स्टूडेंट के सेम मार्क्स आते हैं तो उनको प्रायोरिटी कैसे मिलते हैं, तो फर्स्ट तो आपकी डेट ऑफ बर्थ से प्रायोरिटी मिलती है, जिस स्टूडेंट की डेट ऑफ बर्थ ज़्यादा उसको पहले लेंगे। अगर फिर भी अगर वो उसके अंदर भी अगर सेम रहते हैं तो क्या होता है, उनके जो स्टूडेंट ने कितने नेगेटिव किए हैं फिर उसके बेसिस पे उनको प्रायोरिटी मिलती है, नेगेटिव कितने किए हैं। अगर फिर भी नहीं रहता है तो फिर उनके जो नोरसेट स्कोर है उसी बेसिस पे उनको प्रायोरिटी मिलेगी। ओके, सो ये आपको इस तरीके से करना है एंड फॉर्म जाके लगा देना आज ही। ये इसका वेबसाइट है, आपको मिल गया, वैसे ग्रुप पे हमने शेयर भी कर दिया, यहाँ पे जाके आप इसको लगा देना, डायरेक्ट आप लिंक पे चले जाओगे। एंड देखिए पोस्ट मैंने पहले बोली थी कि कम से कम 3800 पोस्ट इसके अंदर, कितनी 3803 ये इसकी पोस्ट है। तो देखिए ओनली 3 एम्स को छोड़ा इसने, बठिंडा, भोपाल एंड तेलंगाना एम्स को छोड़ के पूरे एम्स की इसमें वैकेंसी है। 3 एम्स को रह के बाकी जो जितने 15 एम्स है सबकी वैकेंसी है, बठिंडा की नहीं है, भोपाल नहीं है एंड तेलंगाना, बाकी सब एम्स की वैकेंसी है। सो आपको ये सारे एम्स के अंदर आप एलिजिबल होंगे अगर आप क्वालिफाई कर लेते हैं, तो फिर प्रायोरिटी आपको दिल्ली एम्स देगा कि कौन से एम्स के अंदर आपको जाना है, ठीक है। तो ये आपका इस वैकेंसी के बारे में पूरा है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है जो आप ध्यान से रखना कि इसके अंदर 80-20 रेशो इंक्लूड है, 80-20 रेशो है इसके अंदर, श्योर है, ठीक है, क्योंकि अभी मीटिंग हुई है 27 जुलाई को, जिस मीटिंग के अकॉर्डिंग इसके अंदर 80-20 रेशो मतलब 80% सीटें हैं वो फीमेल के लिए, 20% सीटें हैं जो मेल कैंडिडेट्स के लिए हैं, ठीक है। एंड एक बात हो रहा है कि ये नोरसेट टेस्ट आप क्वालिफाई कर लेते हो और अगर किसी एम्स के अंदर कोई स्टूडेंट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने नहीं पहुंच पाता है तो उस दौरान अगर वहाँ पे सीटें खाली रहती हैं तो जो उस नोरसेट टेस्ट को जिन स्टूडेंट ने क्वालिफाई किया है उन स्टूडेंट को ज्वाइनिंग मिल सकती है बाद में अगर सीटें वैकेंट रहती हैं तो, ठीक है। तो ये सब इसके अंदर आपकी बातें इस वैकेंसी में टोटल मैंने इसके बारे में आपको बता दिया है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, क्या आपको करना है, कब से फॉर्म स्टार्ट होंगे, कैसे क्वालिफिकेशन होगा, ठीक है ना। तो ये सब आपको करना है एंड इसके अंदर आपको ये फॉर्म बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है मेल्स एंड फीमेल के लिए, ठीक है गाइस। सो बाकी इसके अंदर बाकी कुछ भी नहीं है, आपके इंपॉर्टेंट बातें हैं वही सब कुछ है जो आपके काम की बातें हैं। तो अब आपको क्या करना है, इस फॉर्म को जाके अप्लाई करना है एंड हमारे चैनल पे इसके लिए
हम क्रैश कोर्स मतलब की पॉइंट, इंपॉर्टेंट की पॉइंट डाल देंगे आपके लिए, जो आपके एग्जाम के अंदर कम से कम आपको 40 से 50 क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है ना, इस तरीके से। तो आपको क्या करना है, क्लासेस लेनी है एंड सेल्फ स्टडी शुरू कर दीजिए, जितना हो सकता है सेल्फ स्टडी करना है आपको। सो गाइज आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में अपनी क्लासेज आएंगे उसमें देखते हैं। सो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट